प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। पसमानदा विमर्श की इस विशेष कड़ी में हमारे बीच सोशल मीडिया और यूट्यूब के जाने माने शख्स नवीन जी हैं, जिनका सिग्नेचर स्लोगन से तमाम देश और दुनिया के लोग परिचित तो हैं ही। आज हम जानते हैं इनसे कि पसमानदा को लेके ये क्या सोचते हैं, ये क्या मानते हैं। पसमानदा सच्चाई है, और अगर हम बाबा साहब के रेफरेंस में बात करें तो वो हमेशा ऑप्रेस्ड क्लास कहते थे। अगर दक्षिण में पेरियार को लें तो वो भी ऑप्रेस्ड क्लास की बात करते थे। तो जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, और हिस्सेदारी का मतलब वो चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे सत्ता में हो, तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसकी पहचान अगर बराबरी के स्तर पर करनी है तो मुझे लगता है कि बहुजन का दायरा बड़ा होना चाहिए। और जब तक कि बहुजन का दायरा बड़ा नहीं होगा तब तक बहुजन हितों की लड़ाई का दायरा भी बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बहुजन वैचारिकी के लोग हैं वो अपना दिल थोड़ा बड़ा करें, और जो पसमानदा की सोच है, जो 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 उनकी हिस्सेदारी है, उसको भी शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके बिना बराबरी की बात, इक्वालिटी की बात, जो बाबा साहब बात करते थे कि समानता, न्याय और बंधुत्व, तो समानता, न्याय और बंधुत्व की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हर तरह के ऑप्रेस्ड क्लास, सताया हुआ हर आदमी जो है वो उसको उसका हक नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हम इसमें अपने सेकुलर क्रेडेंशियल का जो ढांचा है उसको थोड़ा फैलाएं, और इसमें उन लोगों को शामिल करें जो दलित, पिछड़े, आदिवासी की तरह का काम कर रहे हैं। उनके साथ हुए शोषण का जो प्रकार है वो उसी तरह का है, वो जिन हालात में जीते हैं वो उसी तरह का है, जो सोशल बैकवर्डनेस है वो उसी तरह का है। तो जब हम ये बात करेंगे तब अपने आप जो क्रिटिसिज्म है बहुजन का कि आप उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं करते, आप उसमें आदिवासियों को शामिल नहीं करते, तो इस क्रिटिसिज्म का जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। और ये जवाब तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि हम बड़े फलक पर ये जो टर्म आया है बहुजन, उसको स्थापित नहीं करें। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है जो आप कह रहे हैं बार बार कि मुसलमानों को सेकुलर बनाना, सेकुलर जो तंजीमें है, सेकुलर जो ग्रुप है, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा यदि अनदेखी की गई है मुसलमानों के अंदर की जाति व्यवस्था को, तो सेकुलर लोगों ने ही किया है, चाहे वो केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो। बिहार में यदि बिहार को छोड़ दिया जाए उत्तर भारत में खास करके, तो दूसरा कोई ऐसा प्रदेश नहीं दिखता है जहां सामाजिक न्याय या सेकुलर राजनीति करने वाले लोग पसमानदा या फिर ये कह लीजिए कि मुसलमानों के अंदर की जाति व्यवस्था को रेखांकित किए हों। आप इसको किस रूप में देखते हैं? यह क्या उनकी सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा रहा है जिससे राजनीतिक लाभ होता रहा है, या फिर उनकी अज्ञानता है? नहीं, सेकुलर लोगों से ज्यादा बेहतर होगा कहना कि जो लोग कास्ट हेजिमनी को बचाए रखना चाहते हैं। और जब मैं कास्ट हेजिमनी की बात कर रहा हूँ तो मैं डोमिनेंट कास्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो आप देखिए कि सबसे पहले सेकुलर लोगों ने ही पसमानदा महाज मूवमेंट को एक्नॉलेज किया, अली अनवर साहब को पहचान दी, उनको एक्नॉलेज किया, उनके मूवमेंट को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद क्या हुआ ये एक अलग सवाल है, लेकिन सच ये है कि सेकुलरिज्म बेसिक है, बिना सेकुलरिज्म के कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये कहना, लेकिन उस समय आप देखेंगे कि जब नीतीश कुमार जी भेजते हैं अली अनवर साहब को राज्यसभा, तो उसमें भाजपा के साथ होते हैं, तो भाजपा साथ होते हुए क्या सेकुलरिज्म को परिभाषित किया जा सकता है? नहीं, वो एक अलग डिबेट का सवाल है। लेकिन ये तो अभी तक नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है
वो भाजपा के साथ जाने के अलावा, जैसे अभी तक नीतीश कुमार ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, ना इसको सपोर्ट किया, कभी मॉब लिंचिंग के समर्थन में नहीं आए, ना किसी तरीके से उस पर कोई खामोशी बरती, ना ही उन्होंने संविधान के ढांचे को जो है किसी तरीके से बदलने या उसको चोट पहुंचाने की बात की। तो ये अब इसके पीछे का बहुत कुछ है, चाहे लालू यादव हो बिहार में, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, इसके पहले मुलायम सिंह यादव थे, उसके जिस तरीके से कंप्रोमाइज बीएसपी ने किया है सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ, वो बिहार में नहीं दिखता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बिहार के लोग शायद ऐसे लोगों की राजनीति को पसंद नहीं करेंगे जो सेकुलरिज्म को चोट पहुंचाते हैं। तो अगर भाजपा क्यों गई नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि भाजपा को पता है कि उसको अपना, गलत ही सही, झूठ ही सही, लेकिन उसको अपने लिए एक सेकुलर चेहरा चाहिए। कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने की, बड़ा भाई कहने की मजबूरी क्या है? क्योंकि बिहार में राजनीति करनी है तो आप को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार के पीछे से वो चाहे जो करे, लेकिन नीतीश कुमार को शामिल करने में वो अभी तक तो नाकाम है। अभी तत्कालिक तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब पसमानदा की बात की है, उसके बाद से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र हो या कोई भी बुद्धिजीवी हो या कार्यकर्ता हो, उसके कान तक पहुंची और वो गूगल पे सर्च किया जाने लगा टर्म। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ था? ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। जो पसमंदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। अब जैसे संविधान भी पहली दफा हमने देखा कि चुनाव में संविधान लहराया गया। पहली बार हमने देखा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, अभी तक भूख, महंगाई, गरीबी, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता था, नौकरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता था। पहली दफा हमने देखा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और भाजपा इसको सैद्धांतिक तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी है कि सामाजिक न्याय की बात तो करनी पड़ेगी। नहीं तो केवल 4 जातियों की बात करने वाले प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ता है कि हम ओबीसी हैं, हमारे साथ इतने ओबीसी हैं? क्यों अपने मंत्रियों की जो लिस्ट वो जारी करते हैं उसमें बताना पड़ता है कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अपर कास्ट हैं? तो ये इतना तो मजबूर कर दिया है, तो पसमानदा भी बताना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो सामाजिक न्याय की राजनीति होगी या जो आंदोलन चलेंगे, उसमें पसमानदा को छोड़कर सामाजिक न्याय का कोई मुकम्मल स्वरूप नहीं बन पाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिस पार्टी को मुस्लिम वोट भी नहीं देते हैं, वो पसमानदा की बात कर रही है। जिसको शुरू से देते आए हैं, वो आज तक अभी एक नाम तक नहीं। बात करना तो मजबूरी है। आप बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम मोदी से ज्यादा कोई लेता है? नहीं लेता है। लोकतंत्र उससे ज्यादा कोई बोलता है? बराबरी कोई उनसे ज्यादा बोलता है? नारी शक्ति और बेटी बचाओ से ज्यादा कोई बोलता लेकिन है? उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट भी किया उत्तर प्रदेश में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया, हज कमेटी, तमाम सारे जितने इदारे हो सकते हैं जहां जहां बनाए जाते थे अपर कास्ट मुस्लिम, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बनाया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। वार करने के लिए भी तो उनको एक चेहरा चाहिए ना, हमला बोलने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मदरसों के साथ आपने क्या सलूक किया है? आपने हर मदरसे को क्या कहा कि हम इसकी जांच करेंगे? आपने स्टिग्मेटाइज किया। आपने मतलब एक पूरा जो स्कूल सिस्टम है, जो आपके स्कूली सिस्टम के फेल हो जाने से पैदा हुआ और पनपा, आप उस पर केवल धार्मिक आधार पर चोट पहुंचा रहे हैं। और ये किसके जरिए कर रहे हैं? आप उन लोगों के जरिए कर रहे हैं जिनको आप अल्पसंख्यक का चेहरा बताते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मदरसा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। पसमानदा के अंदर के जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने भी इस पे काफी सारी चीजें लिखी है किताबें, कि नहीं मदरसा को जो है वो 19वीं शताब्दी में जैसा था वैसे रखने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत सारे मॉडर्न चीजों से जोड़ने की जरूरत है, जिससे उनके अंदर जो अखलाक डेवलप हो, तो वो वहां से निकलने के बाद अपने जीवन यापन के लिए भी वो कुछ कर सकें, या फिर वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप किसी तरीके से जबरदस्ती के मोड में नहीं जा सकते। आप उस तबके को छोड़ दीजिए कि वो अपना फैसला कैसे कर सकते हैं, और उन पर ट्रस्ट कीजिए। जो बेसिक अंतर है वो ट्रस्ट का है कि जो दक्षिणपंथी राजनीति है वो इस देश के 18 करोड़ 20 करोड़ आबादी पर भरोसा ही नहीं करती है। आप सोच सकते हैं कि वो वोटिंग राइट छीन लेने की बात करते हैं।
वो आतंकवादी कहते हैं पूरी एक कौम को, संसद में कटुआ मुल्ला कहते हैं। तो वो चाहे वो यही तो कह रहे हैं ना कि हम सारे नारे उछालेंगे लेकिन हम पॉलिटिक्स अपनी करेंगे, और उनकी पॉलिटिक्स क्या है? हिंदू राष्ट्र की पॉलिटिक्स है। और किसी नेता ने तो नहीं कहा, भाजपा के नेताओं ने कहा ना कि हम आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। ये तो ऑफिशियल है ना। उनको आपने क्या किया? इनाम दिया, राजस्थान में बड़े ओहदे पर बैठाए। तो आप बोलते क्या है वो उतना जरूरी नहीं है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि आप करते क्या है। लेकिन एक चीज है, एक सवाल अब पसमानदा जो बुद्धिजीवी है या पसमानदा समाज के जो लोग हैं वो लोग भी अभी उठाने लगे हैं। पिछले दिन वालेनवर साहब को मैं सुना था एक जगह, उन्होंने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए हम जिन पार्टियों को के साथ जुड़ते हैं, उनको वोट देते हैं, वो हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब हमें इस पे भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये बड़ी जल्दबाजी जैसी बात होगी। आप कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि आप या तो इधर हैं और नहीं। इस जो आज की तारीख की सियासत है, अगर अब इस समय एकदम एक ही सियासत चल रही है कि आप या तो इधर हैं और नहीं तो उधर हैं, आप या तो सेकुलर हैं और नहीं तो कम्युनल हैं। इसी खित्ते में रह के आपको अपने अधिकार के बारे में सोचना होगा और बात करना होगा। अगर आप इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं से उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जो दरअसल नहीं चाहते हैं कि देश का सेकुलर क्रेडेंशियल बचाए। नहीं, देखिए, इसमें एक दूसरी बात भी है। जब अदर देन कांग्रेस जो पार्टियां खड़ी हुई इस देश में, तो उसमें भी कहा यह जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही थी, आरोप लगा रही थी, किसी भी XYZ पार्टी को ले सकते हैं और बड़े तौर पर जनता दल को ले सकते हैं कि ये इस देश में सांप्रदायिकता को मजबूत कर रही है। लेकिन आप तो कहीं ये जो बात कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके उसी नैरेटिव को मजबूत कर रहा है कि इस देश में बस 2 होना चाहिए, 2 के अलावा यदि तीसरा कोई उससे बेहतर सड़क खड़ा हो रहा है। नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 50 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो कैसे फायदा पहुंचा देगा बीजेपी को? लेकिन ये कहना कि हम आप क्या करेंगे, रोज अपनी राजनीति बदलेंगे बिना किसी लॉजिकल कंक्लूजन के। एक कहावत है कि कहीं कहीं आप 4 फीट खोदिए, फिर 4 फुट खोदिए, फिर 4 फुट खोदिए, लेकिन अगर आप एक जगह 40 फुट खोदेंगे तो आपको पानी मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको अपने आप को डेमोक्रेटिक तरीके से असर्ट करने की जरूरत है। एक ही सवाल है कि अगर जो सबसे खतरनाक ताकत इस देश की है और जो सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है, उस खतरनाक ताकत के खिलाफ जो शक्तियां एकजुट हैं, उसमें चोट पहुंचाकर आप अपना केवल हिस्सा सुनिश्चित करके और खुश हो जाना चाहते हैं, तो आपकी भी परिणति वही होगी जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हुई है। यहाँ हिस्सा सुनिश्चित करने वाली बात नहीं है, आपकी भी परिणति वही होगी जो ओम प्रकाश राजभर की हुई है। इसमें दूसरी चीज तरीके से भी देखने की जरूरत है। आप तो एक बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार और आपकी बातें बहुत सुनी जाती है गंभीरता से, तो इसमें ये भी है, जैसे मान लीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के नाम पे जो चीजें आप दे रहे हैं, माइनॉरिटी, एक तो माइनॉरिटी जो है ना, जैसे ओबीसी, अब ये एक टर्म नहीं है, ये एकदम एक टर्म नहीं है। इसी तरीके से आप माइनॉरिटी भी कह देते हैं, वो भी एक टर्म नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो माइनॉरिटी को अपने अंदर के कंट्राडिक्शंस को एड्रेस करना पड़ेगा, फिर जाकर वो अपने लिए एक मुकम्मल हिस्सेदारी मांग सकती है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं जो माइनॉरिटी को अपने भीतर एड्रेस करने की जरूरत है, और अगर वो एड्रेस नहीं करेंगे तो उनके साथ मजाक चलता रहेगा और उनका इस्तेमाल होता रहेगा। तो जरूरी है कि हर तरह से कोशिश हो। माइनॉरिटी के लेवल पर भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भी सोचने की जरूरत है। जो लोग लेकिन उसमें जो नैरेटिव है वो कहाँ चलने दे रहे हैं लोग? जैसे पसमानदा इशूज है, आप देख लीजिए, 2005 का मैं चश्मदीद रहा हूँ कि 2005 में कोई व्यक्ति आर्टिकल लिख दिया केवल इन जाति व्यवस्था को लेके मुसलमानों के अंदर, तो सारा अशराफ मुसलमान और जितने तथाकथित लिबरल हिंदू थे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए और उस व्यक्ति का जो हश्र हुआ वो फिर कभी, तो ये कहीं ना कहीं वो तो चाहता है कि हम चीजों को हमारे अंदर की जो 2005 से लेकर 2024 तक अब वो सब बात नहीं हो सकती कि आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, आप बोल नहीं सकते, आप भाषण नहीं दे सकते। ये चीजें बदली हैं और आज की तारीख में जो बहुजन मूवमेंट है वो बहुत मजबूत है। वो जहां भी है मजबूत है, वो किसी भी खित्ते में है मजबूत। पसमानदा के पर्सपेक्टिव में बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम पसमानदा मूवमेंट अगर बहुजन मूवमेंट से अलग हटेगा तो फिर उसको नए तरीके से अपना अलाइनमेंट करना पड़ेगा। और अभी भी पसमानदा मूवमेंट बहुत बटा हुआ है। जब तक कि उसके भीतर एकजुटता नहीं आएगी, एक केवल थ्योरेटिकल टर्म से जो है आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने में दिक्कत होगी, और सबको दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पसमानदा के साथ ये दिक्कत है।
आप एमबीसी का देख लीजिए, आप ईबीसी का देख लीजिए, आप महादलित का देख लीजिए, वो प्रॉब्लम सेम है। और वो जो भी नई हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ेगा उसको उन चुनौतियों को बहुत सावधानी के साथ और डेमोक्रेटिक तरीके से उससे निपटना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।